सैलरी अकाउंट में हर महीने आती है, पर सीधा सवाल ये है कि जब सीटीसी कई लाखों का है तो अकाउंट में इतने कम क्यों आते हैं? बाकी सैलरी कहाँ जा रही है? तो चलिए आज हम एक सैलरी स्लिप के द्वारा हर एक कंपोनेंट को समझेंगे, बेसिक से लेकर टीडीएस तक। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कैसे हम अपनी इन हैंड सैलरी अपने एचआर से बढ़वा सकते हैं। तो अंत तक वीडियो में बने रहें। पहले ये समझिए कि सैलरी स्लिप सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर नहीं है, ये एक आपकी बैलेंस शीट है। जब भी आप लोन लेते हो, क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हो या कोई भी बैंकिंग प्रोडक्ट लेते हो आप, तो पहला डॉक्यूमेंट जो मांगा जाता है वो आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप होती है। बैंक को इससे पता चलता है कि आप एक्चुअली कितना अर्न करते हो, कितनी आपकी इन हैंड सैलरी आती है। तो जो सैलरी स्लिप आप एक फोल्ड करके ड्रॉअर में रख देते हैं वो एक्चुअली एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। तो चलिए आज हम इसे ठीक से पढ़ना सीखते हैं। आज हम कवर करेंगे जो कंपोनेंट्स वो हैं बेसिक पे, एचआरए, सीसीए, स्पेशल अलाउंस, मेडिकल बोनस, एलटीए, ईपीएफ, ईएसआईसी, टीडीएस, प्रोफेशनल टैक्स और बाकी सब डिडक्शंस जो एक सैलरी स्लिप में आपको दिखते हैं। लेकिन सबसे ज़रूरी बात, वीडियो के अंत में मैं आपके साथ एक प्रैक्टिकल टिप शेयर करूंगा जिससे आप लीगली अपनी इन हैंड सैलरी बढ़ा सकते हैं, और ये जानकारी आपको हर वीडियो में नहीं मिलेगी। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। मैं हूं तन्मय और इस चैनल में हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल तरीके से समझते हैं। तो चलिए फिर सीधे शुरू करते हैं। सबसे पहले सीटीसी से, क्योंकि यही वो नंबर है जो हमें कंफ्यूज करते हैं। सीटीसी का मतलब कॉस्ट टू कंपनी होता है और ये पूरा अमाउंट है जो कंपनी आप पर खर्च करती है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पूरे एक साल में। सोचिए, इसमें आपकी एक्चुअल सैलरी तो है ही, लेकिन साथ में एम्प्लॉयर का ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, ग्रुप इंश्योरेंस, ग्रेच्युटी का प्रोविज़न, कभी कभी आपकी ट्रेनिंग कॉस्ट, पेड लीव्स की कॉस्ट भी इसमें सीटीसी का हिस्सा होती है। ये कंपनी आप पर खर्च करती है, चाहे वो डायरेक्टली आपके हाथ में आए और या ना आए। इसलिए सैलरी स्लिप का मतलब सीटीसी डिवाइडेड बाय 12 नहीं होता है। ये आप बहुत खुशी खुशी सबको बताते हैं मेरी सैलरी 50,000 है, लेकिन वो 50,000 सीटीसी का मंथली फिगर है, आपका नहीं है। यहाँ देखिए एक टिपिकल ऑफर लेटर है। इसमें आप देख सकते हैं कि ग्रॉस सैलरी के भी 2 पार्ट होते हैं, फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट। एग्जाम्पल के तौर पे 20 लाख की ग्रॉस सैलरी में अगर 20% वेरिएबल है तो इसका मतलब है कि आपकी 16 लाख फिक्स्ड सैलरी है और 4 लाख वेरिएबल है। फिक्स सैलरी आपकी सैलरी स्लिप में आपको नज़र आएगी, जिसको हम आगे समझेंगे। और वेरिएबल सैलरी का अमाउंट आपकी परफॉर्मेंस, कंपनी की परफॉर्मेंस, प्रोजेक्ट परफॉर्मेंस एक्सेट्रा के आधार पर साल में एक बार या हर 6 महीने में या क्वार्टरली या जो भी कंपनी की पॉलिसी हो उसके हिसाब से मिलता है। इसमें कोई गारंटी नहीं होती है, और फिर दोनों को मिलाकर जो अमाउंट निकलता है वो आपकी सैलरी स्लिप में रिफ्लेक्ट होता है। सैलरी स्लिप में 4 सेक्शन होते हैं। पहला, एम्प्लॉयर की ब्रीफ डिटेल जैसे कि नाम, एड्रेस, लोगो एक्सेट्रा। दूसरा हिस्सा होता है जिसमें एम्प्लॉय की डिटेल्स होती हैं, एम्प्लॉय का नाम, एम्प्लॉय आईडी, आईटी पैन, पीएफ का यूएन, ईएसआईसी एक्सेट्रा। ये होता है सैलरी स्लिप का महीना लिखा होता है, कौन से महीने कौन से साल की है। फिर तीसरा सेक्शन होता है जिसे हम बोलते हैं अर्निंग्स एंड रीइंबर्समेंट, यानी ग्रॉस सैलरी के कंपोनेंट जहां से रुपए आते हैं। और चौथा सेक्शन होता है जिसको बोलते हैं डिडक्शंस एंड रिकवरीज, यानी वो कंपोनेंट जहां रुपए अकाउंट में आने से पहले ही चले जाते हैं। मैं यहाँ स्टैंडर्ड सैलरी कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहा हूँ। इनमें हम एक एक करके समझते हैं। ध्यान रहे कि हर कंपनी की सैलरी स्लिप अलग दिखती है, सबका फॉर्मेट अलग होता है, लेकिन कंपोनेंट ज़्यादातर एक से होते हैं। पहला है बेसिक पे। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि बेसिक जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा। एक्चुअली इसका उल्टा भी हो सकता है। बेसिक पे आपकी सैलरी का फाउंडेशन है, इससे ही कैलकुलेट होता है कि आपका ईपीएफ कितना होगा, आपका एचआरए कितना होगा, और आपका फ्यूचर में ग्रेच्युटी जो कैलकुलेट होगी वो भी इसी से निकल के आएगी। कंपनी इसे जानबूझकर बेसिक को ग्रॉस सैलरी का 35 से 50% तक रखती हैं। एक एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 50,000 है
और बेसिक 22,000 है तो आपका ईपीएफ डिडक्शन होगा 2640 अगर रेगुलर ईपीएफ है यानी 12%, और वही बेसिक अगर 30,000 होता है तो आपका ईपीएफ डिडक्शन 36 हो जाएगा। यानी ज़्यादा बेसिक सैलरी का मतलब है ज़्यादा ईपीएफ का डिडक्शन और लेस इन हैंड सैलरी जो आपको मिलेगी। यानी बेसिक हाई लगाना अट्रैक्टिव लगता है बट प्रैक्टिकली इसका मतलब है ज़्यादा डिडक्शन होगा। तो सैलरी नेगोशिएट करते वक्त सिर्फ सीटीसी पर फोकस मत कीजिए, बेसिक और एचआरए का रेशो भी पूछें, ये बहुत ज़रूरी है, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर बेसिक बहुत कम हो जाएगा तो भी नुकसान है, क्योंकि जो आपका ग्रेचुइटी है वो ग्रेचुइटी बेसिक पे डिपेंड करता है, तो अगर कम है तो ग्रेचुइटी भी आपको बाद में कम मिलेगी। अब हम आते हैं एचआरए पे, हाउस रेंट अलाउंस। बहुत से लोगों के लिए ये सिर्फ एक कंपोनेंट है जो सैलरी स्लिप में दिखता है, लेकिन अगर आप रेंट पर रहते हो तो एचआरए आपका सबसे पावरफुल टैक्स सेविंग टूल बन सकता है। एचआरए ज़्यादातर मेट्रो सिटीज़ में होता है जो कि बेसिक का 50% होता है, और नॉन मेट्रो सिटीज़ में ये 40% रखा जाता है। नए इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से मेट्रो सिटीज़ के अलावा भी कुछ सिटीज़ इसमें ऐड हो गई जिनमें 50% तक ये बेसिक का पार्ट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बैंगलोर में रह रहे हो और आपकी बेसिक सैलरी है 22,000 रुपये, तो आपका एचआरए होगा 11,000 रुपये। आप 12,000 रेंट दे रहे हो तो रफली आपका 7,800 रुपये हर महीना टैक्स फ्री हो सकता है। मतलब क्या हुआ, साल का 93,600 रुपीज़ टैक्स सेविंग सिर्फ एचआरए से हो सकती है। तो लैंडलॉर्ड से रेंट सीट लें, ये सबसे आसान टैक्स सेविंग है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए। इस वीडियो में मैं टैक्स कैलकुलेशन में डीप में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं एचआरए टैक्स एग्जेम्पशंस पर अलग से वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सीसीए या ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये कंपोनेंट हर कंपनी में अलग अलग नाम से आता है, कहीं कन्वेंस अलाउंस, कहीं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो कहीं सिटी कंपनसेटरी अलाउंस के नाम से आता है। यह आपको इसलिए दिया जाता है क्योंकि हर शहर में कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग अलग होती है। मेट्रो सिटीज़ में रहना महंगा है तो कंपनी एक्स्ट्रा सीसीए देती है कंपनसेट करने के लिए। तो ट्रांसपोर्ट या कन्वेंस अलाउंस आपको रोज़ आने जाने के लिए, कम्यूटिंग के लिए दिया जाता है, यानी घर से ऑफिस आने जाने का खर्चा। इनकम टैक्स 2025 के अंडर ये दोनों पूरी तरह से फुली टैक्सेबल हैं। पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर एग्जेम्पशन मिलता था, लेकिन अब स्टैंडर्ड डिडक्शन ने उसकी जगह ले ली है। तो ये कंपोनेंट्स आपकी ग्रॉस सैलरी का हिस्सा है और फुली टैक्सेबल हैं, पर ये मिलना बेहतर है ना मिलने से, क्योंकि यह सैलरी का हिस्सा है। स्पेशल अलाउंस, ये कंपोनेंट लगता तो बहुत सिंपल है पर ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये बेसिकली वह बचा हुआ अमाउंट है जो ग्रॉस सैलरी से बेसिक, एचआरए, सीसीए और बाकी फिक्स कंपोनेंट्स निकालने के बाद बचता है। इसको बैलेंसिंग फिगर भी कहते हैं। ये कंपनी डिसाइड करती है कि इसका नाम और इसका अमाउंट क्या दें। ये फुली टैक्सेबल है, लेकिन कंपनीज इस अमाउंट में से अलग से अलाउंसेस कार्व आउट करती हैं, जिन पर पुराने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10 के अंदर पार्शियल एग्जेम्पशंस भी मिलते हैं, जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, चिल्ड्रन हॉस्टल अलाउंस। ये दो अलाउंसेस जो होते हैं दो बच्चों तक के लिए मैक्सिमम मिलते हैं। यूनिफॉर्म अलाउंस, अगर आपका काम एक खास यूनिफॉर्म डिमांड करता है तो एक्चुअल खर्चे के बराबर एग्जेम्पशन मिल सकता है। तो अगर आपकी कंपनी ये अलाउंसेस सैलरी स्ट्रक्चर में शो करती हैं और आप ओल्ड टैक्स रिजीम में हो तो ये सेविंग्स आपको मिल सकती हैं। अगर नहीं तो आप अपने एचआर डिपार्टमेंट से पूछ सकते हैं। मेडिकल रीइंबर्समेंट, ये एक सिंपल सा कंपोनेंट है। पहले इसका एक स्पेसिफिक सिस्टम होता था, अपने मेडिकल बिल्स लगाओ और 15,000 रुपये पर ईयर तक टैक्स फ्री हो जाते थे। पर अब ये स्ट्रेट फॉरवर्ड पेमेंट है, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है। ये फुली टैक्सेबल है, लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शंस इस बात का ख्याल रखते हैं टैक्स के नज़रिए से। तो ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ये सिंपली बस अपनी ग्रॉस सैलरी का हिस्सा है। बोनस सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे समझना ज़रूरी है कि ये मिलता कैसे है। बोनस दो तरह का होता है, पहला स्टैट्यूटरी बोनस और दूसरा होता है परफॉर्मेंस बोनस। स्टैट्यूटरी बोनस वो होता है जो पेमेंट्स ऑफ बोनस एक्ट के अंदर आता है। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस मिलाकर 21,000 पर महीने से कम होती है तो कंपनी को कम से कम 8.33% बेसिक पर लगाना और उसको देना ज़रूरी होता है।
ये मैक्सिमम 20% तक हो सकता है और इसको एनुअली दिया जाता है। दूसरा होता है परफॉर्मेंस बोनस या वेरिएबल पे, और कई जगह पर इसको एक्स ग्रेशिया भी बोलते हैं। ये आपकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। ये क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली हो सकता है और कंपनी की पॉलिसी के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होता है। तो हमने क्या सीखा कि स्टैट्यूटरी बोनस गारंटीड है अगर सैलरी लिमिट के अंदर हो, पर परफॉर्मेंस बोनस की गारंटी नहीं होती है। तो ऑफर लेटर में जो वेरिएबल कंपोनेंट दिखता है वह यही है। इसको फिक्स्ड इनकम समझने की गलती ना करें। LTC या LTA अलग अलग नाम से दिया जाता है, लीव ट्रैवल अलाउंस या लीव ट्रैवल कंसेशन। ये आपके CTC में एक एलोकेटेड अमाउंट होता है, स्पेसिफिकली आपके पर्सनल ट्रैवल के लिए। साल में एक बार आप घूम के आइए इंडिया के अंदर और शॉर्टेस्ट रूट से जाएं, बस से या ट्रेन से या इकॉनमी क्लास फ्लाइट से। तो ये कंपनी सेपरेटली ट्रैवल के लिए ही देती है, क्लेम करने के लिए एक्चुअल बिल्स के अगेंस्ट ही मिलता है ये। इसका टैक्स ट्रीटमेंट भी बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन उसकी डिटेल इस वीडियो के स्क्रिप्ट से बाहर है। अगर आप चाहते हो कि मैं LTA पे टैक्स एग्जम्पशन पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। तो LTA आपके CTC का पार्ट है, सैलरी स्लिप में शो होता है। इसको वेस्ट मत करो, हो सके तो क्लेम करो। ग्रेच्युटी ये आपकी मंथली पे स्लिप में नहीं दिखता है, लेकिन ये आपके CTC ब्रेकअप में आपको नज़र आएगा। कंपनी इसको सेट असाइड रखती है आपके एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट के तौर पर, जो आपको तब मिलता है जब आप एक कंपनी में 5 साल या उससे ज़्यादा काम करते हो। ये फुल एंड फाइनल सेटलमेंट स्लिप में जनरली आता है, यानी फाइनल सैलरी स्लिप अगर बोलें तो उसमें आता है, और जॉब छोड़ने पर या रिटायरमेंट पे मिलता है। तो EPF ग्रेच्युटी की डिटेल्स ये सब एक अलग वीडियो में प्रॉपरली कवर कर सकता हूँ मैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें। लीव एनकैशमेंट ये भी फुल एंड फाइनल स्लिप में ही आता है, आपकी मंथली पे स्लिप में नहीं आता है। अगर आपकी कंपनी में अर्न लीव्स का प्रोविज़न है और आप उन लीव्स को यूज़ नहीं करते हो, तो कंपनी छोड़ते वक्त कंपनी आपको लीव एनकैशमेंट का ऑप्शन देती है, यानी लीव्स को कैश में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देती है। इसको हम लीव एनकैशमेंट बोलते हैं। कुछ जगह पर साल में कुछ परसेंटेज ऑफ लीव्स को एनकैश कराना भी ज़रूरी होता है, वरना लैप्स हो जाती हैं। उस केस में वो उस साल की लास्ट पे स्लिप जो होती है मार्च वगैरह की, उसमें वो नज़र आता है। अगर आपको ये वीडियो अब तक यूज़फुल लगा हो तो सब्सक्राइब बटन दबाइए, क्योंकि मैं ऐसी सिंपल वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा। अब आता है मेन सेक्शन, जहाँ सैलरी अकाउंट में आने से पहले ही चली जाती है, यानी डिडक्शंस एंड रिकवरीज। इसके अंदर फर्स्ट कंपोनेंट आता है PF, जो एक्चुअल में एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन होता है, और ये डिपेंड करता है किस तरह का आपके एम्प्लॉयर ने PF आपको प्रोवाइड कर रखा है। ये 4 तरह के होते हैं। अगर आपको चारों तरह के PF समझने हैं, उनके क्या फ़ायदे हैं, कौन से नुकसान हैं, तो आप मुझे कमेंट में लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको बना दूंगा। अभी अंडरस्टैंडिंग के तौर पर मैं रेगुलर PF, जो एक तरह का PF होता है, स्टैंडर्ड PF, वो ले रहा हूँ, जिसमें कि आपकी बेसिक का 12% अमाउंट जो है एज PF डिडक्ट होता है, और इतना ही परसेंट यानी 12% एम्प्लॉयर की तरफ से भी आता है। तो अगर आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं तो आपका जो 12% आपका जो कटा है कंट्रीब्यूशन, वो तो सैलरी स्लिप के अंदर दिखेगा आपको, और जो 12% एम्प्लॉयर ने दिया है वो आपके CTC के अंदर नज़र आएगा, जो उन्होंने खर्चा किया आपके ऊपर, इसके अंदर नहीं दिखेगा। अब ये अमाउंट बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होता है कई बार। क्यों? जैसी अप्रेजल हुआ, जैसी सैलरी बढ़ी, आपका जो अमाउंट है बेसिक का बढ़ गया, तो ये भी बढ़ जाता है उसके हिसाब से 12%। तो जैसे जैसे सैलरी बढ़ती वैसे वैसे ये बढ़ जाता है, तो आपका टेक होम में डिफरेंस जो बढ़ना चाहिए था वो उतना नहीं आता है। अब एक तरह से तो अच्छा है, क्योंकि ये आपका फोर्स्ड इनकम में आपकी सेविंग्स हो रही है और आपको बाद में ये मिल जाएगा पैसा ग्रो करके। कुछ केसेस में ये ज़्यादा फ़ायदे का नहीं होता है। तो कहाँ फ़ायदे का है PF का कटना और कहाँ फ़ायदे का नहीं है, ये मैं अलग से वीडियो में प्रेजेंट कर सकता हूँ। यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि ये हमारे लिए एक फ़ायदे की चीज़ है। तो जैसे जैसे आपका बेसिक बढ़ेगा वैसे वैसे ये PF का अमाउंट भी बढ़ेगा।
एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपका बेसिक 22,000 रुपये है तो आपका EPF कंट्रीब्यूशन बैठेगा 2,640 और उतना ही अमाउंट कंपनी देगी, यानी कि 5,280 रुपये आपका हर महीने जो है PF में सेव होता रहेगा। मैं जानता हूँ बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि तन्मय इतना सारा तो कट रहा है, हमारे पास तो आ नहीं रहा है। तो देखिए ये जो पैसा है PF वाला, ये पैसा आपका ही है, आपके एक दूसरे PF अकाउंट में जमा हो रहा है और गवर्नमेंट के पास एडवांस में जो देश के काम आ रहा है फ़िलहाल, और आपको इस पे इंटरेस्ट अर्न हो रहा है। तो आपको सूनर और लेटर आपको ये पैसा मिल ही जाना है, तो इसलिए इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब और कौन कौन से डिडक्शंस हमारे इसमें आते हैं सेक्शन के अंदर। नेक्स्ट है ESIC यानी एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन का। ये उन लोगों के लिए होता है जिनकी सैलरी 21,000 रुपये महीने से कम की होती है और उस केस में उनका कंट्रीब्यूशन 0.75% कटता है और इस पे 3.25% जो है एम्प्लॉयर अपनी तरफ से देता है। और ये इसका मेन बेनिफिट होता है जितने भी इंश्योरेंस रिलेटेड बेनिफिट्स हैं, यानी मेडिकल डिसेबिलिटी का है या मैटरनिटी बेनिफिट्स हैं या कोई मेडिकल केयर की बेनिफिट्स चाहिए, वो सारे इससे कवर होते हैं। तो अगर आपका 21,000 से ऊपर है तो ये कंपोनेंट आपके सैलरी स्लिप में नहीं होगा, कोई और हो सकता है इंश्योरेंस का कंपोनेंट उसकी जगह दिया हुआ हो। और अगर है आपकी 21,000 से कम और आपको मिल रहा है तो इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है TDS यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ये सबसे ज़्यादा खतरनाक लगता है सब लोगों को, क्योंकि ये अमाउंट टैक्स चला जाता है गवर्नमेंट के पास। पर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास नहीं जाएगा तो इकॉनमी, अपना देश ग्रो कैसे करेगा जहां हम लोग रहते हैं। अब मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि मैं आपको कुछ टिप दूंगा जिसके थ्रू आप टेक होम सैलरी बढ़वा सकते हैं। तो देखिए होता क्या है कि जो आपका इनकम आपकी कंपनी को, एम्प्लॉयर को लगता है कि आपकी इस साल बनेगी, उसके हिसाब से जो टैक्स बनता है उस टैक्स को कैलकुलेट करके और हर महीने के अंदर, यानी जनरली 12 महीने में इसको डिवाइड करके हर महीने आपकी सैलरी से काट लेते हैं। तो अगर आपके पास में कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट्स हैं या खर्चे हैं जैसे कि हाउस रेंट, जैसे मैंने आपको बताया था आप रेंट पे करते हैं, या कुछ और ऐसे डिडक्शंस हैं जो आप इन्वेस्टमेंट्स के तौर पर दिखा सकते हैं जो आप करेंगे या कर रहे हैं, तो अगर आप वो डिक्लेयर कर देते हैं HR को, तो पुराने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर ये फॉर्म 12BB होता था और अब नए इनकम टैक्स 2025 के पास में ये प्रोविज़न फॉर्म नंबर 124 के अंदर है। आप डिक्लेयर कर दो HR को कि ये हम इन्वेस्टमेंट्स, ये हम डिडक्शंस अवेल करना चाहते हैं, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो टैक्स जाना होता है उसका कैलकुलेशन अब इनके हिसाब से रिड्यूस हो जाता है, और रिड्यूस होने के बाद आपका जो मंथली डिडक्शन है वो भी रिड्यूस हो जाता है TDS का अमाउंट, और इस वजह से आपका जो टेक अवे है वो अमाउंट बढ़ जाता है। तो ये आपको HR को जितनी जल्दी डिक्लेयर करेंगे उतना आपको जल्दी इसका बेनिफिट मिलने लग जाता है और आपका टैक्स कम कटता है। और अगर आप ये डिक्लेयर नहीं करते हैं तो HR डिपार्टमेंट ये मान के चलता है कि आप कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने वाले, तो जितना आपकी इनकम है उसके हिसाब से जो टैक्स बनता है उसको 12 महीने में या 10 महीने में डिवाइड करके और वो हर महीने काट लेते हैं, तो आपका टेक होम बहुत कम होता जाता है। अगला आता है प्रोफेशनल टैक्स। ये कुछ स्टेट्स में होता है, कुछ स्टेट्स में नहीं होता है। तो जहाँ होता है अभी इस समय वो मैक्सिमम 200 रुपये महीना चल रहा है, वो आपका कटता है, और इसका छोटा सा एग्जाम्पशन इनकम टैक्स में रिटर्न भरते वक्त भी आपको मिल जाता है। तो इससे कोई घबराने की बात नहीं है, छोटा सा अमाउंट है, ये कंपलसरी है, इसका अपन कुछ नहीं कर सकते। तो जिस स्टेट में आप काम करते हैं अगर वहाँ बनता है तो आपका ये कटेगा, और जिस स्टेट में नहीं होता है वहाँ पर ये आपको कंपोनेंट नहीं मिलेगा। कुछ और छोटे मोटे डिडक्शंस होते हैं जैसे कि स्टाफ वेलफेयर फ़ंड या लेबर वेलफेयर फ़ंड। ये वो छोटे अमाउंट्स होते हैं जिससे कि कलेक्ट करके कलेक्टिवली जो स्टाफ के लिए कुछ बेनिफिट्स कंपनी प्रोवाइड करती है उसके लिए छोटे से कंट्रीब्यूशन लिया जाता है। कई जगह पर इंश्योरेंस का, ग्रुप इंश्योरेंस का, मेडिकल या लाइफ इंश्योरेंस का भी प्रीमियम इंश्योरेंस कंपनी को दिया जाता है एम्प्लॉयर के थ्रू। उसमें वो अपना पार्ट ऐड करते हैं मेजर, और छोटा सा पार्ट आपसे लिया जाता है। इसमें कई सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं, आपको मिल जाते हैं, आपकी फैमिली को मिल जाते हैं, आपके पेरेंट्स को कई बार मिल जाते हैं।
तो ये एक अलग से एक डिडक्शन होता है, कई जगह ऑप्शनल होता है, कई जगह कंपलसरी होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन आपके सीटीसी में कैसा ब्रेकअप में दिया गया है, ये कुछ डिडक्शन और होते हैं। तो मोटा मोटी ये सारा डिडक्शंस एंड रिकवरीज वाला पार्ट हमारा इससे कवर हो जाता है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने आपको शुरू में कही थी कि आप वीडियो के अंत तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा HR से अपना टेक होम बढ़वाने के लिए। देखिए, आपका जो भी CTC है उसको बिना चेंज किए अगर आप HR से रिक्वेस्ट करते हैं तो आप अपने HR के थ्रू CTC को रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं। रीस्ट्रक्चर के लिए एक जो मैंने आपको बताया था स्पेशल अलाउंस, अक्सर उसको तोड़कर उस स्पेशल अलाउंस के अंदर कुछ अलाउंसेस हैं जो अप्रूव करती है कंपनी, तो वो अलाउंसेस आपको मिल सकते हैं। जैसे कि सोडेक्सो कूपन्स का अब अप्रैल 2026 से ये अमाउंट 8,800 रुपये पर मंथ का हो गया है। जी हाँ, 400 रुपये पर मील के हिसाब से हो गया है। 8,800 रुपये हर महीने टैक्स फ्री कर सकते हैं अपने सैलरी को। इस तरह के और भी अलाउंसेज होते हैं। इंटरनेट अलाउंस हुआ, जिसमें कि आप इंटरनेट एक्सेस वगैरह करते हैं तो उसके बिल्स आते हैं, वो आप रीइंबर्स कर सकते हैं। आपके मोबाइल बिल्स का रीइंबर्समेंट होता है। इसके अलावा आप न्यूज़पेपर, कई जगह पे जिम जाने के लिए कि भाई हेल्दी हो गया तभी तो आप काम कर सकोगे, तो जिम जाते हो आप, तो जिम के भी अलाउंस मिलते हैं। तो ये आप अपने HR से रीस्ट्रक्चर करवा सकते हैं। CTC वहीं का वहीं रहेगा, CTC में कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ इतना होगा कि उसको देने का तरीका अलग हो जाएगा और कुछ जगह पर आपको इसके लिए बिल्स प्रोवाइड करने होंगे जो कि आप जेन्युइनली ऑलरेडी खर्चा कर रहे हो। तो आप बिल्स दे दोगे, पैसे आपको पहले भी मिल रहे थे, पैसे अब भी मिलेंगे, लेकिन अब वो आपके टैक्स फ्री हो जाएंगे। तो इससे आप टैक्स बहुत सारा बचा पाओगे। बाकी इससे रिलेटेड, टैक्स से रिलेटेड अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो मैं उसको अलग से बना सकता हूँ, अगर आप कमेंट्स में लिखेंगे तो। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, बिकॉज आपके इस लाइक से यूट्यूब को पता लगता है कि ये वीडियो काम की है और लोग जिनको कि इसकी ज़रूरत है उन तक ये पहुंचाई जाती है। तो आपके एक लाइक से बहुत फ़र्क पड़ता है, तो प्लीज़ इसे लाइक करिए। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो आपकी सैलरी स्लिप में आपको अभी भी कंफ्यूजिंग लगता है, या आप जिस पे चाहते हैं कि मैं और डिटेल में वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। और एक चीज़, अगर आपको ITR फाइल करने में दिक्कत आती है और आप किसी प्रोफेशनल के थ्रू फाइल कराना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ये भी प्रोफेशनल सर्विस प्रोवाइड करता हूँ। डिस्क्रिप्शन के अंदर इसका लिंक दिया हुआ है। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। नमस्कार।